नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो लास्ट क्लास में हमने नॉर्थ अमेरिका को कंप्लीट किया था और आज से बात करेंगे हम लोग साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की। तो जैसा कि सबसे पहले देखते हैं एक बार साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, पहले उन पॉलिटिकल बाउंड्रीज को देख लेते हैं, कौन कौन से वहाँ पर जो कंट्री हैं उन कंट्रियों को देखते हैं और फिर इसके बाद भौतिक वर्गीकरण करेंगे और भौतिक वर्गीकरण करने के बाद देखेंगे कि कहाँ पर किस प्रकार की स्थला स्वरूपी विशेषताओं का, स्थलाकृतिक विशेषताओं का विकास हुआ है। इन समस्त बातों पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो साथ में आपको, जैसा कि पहले से करते आ रहे हैं हम लोग, कि साथ में आपको एटलस रखना है और जो भी लोकेशन मैं यहाँ पर बताऊं उसको साथ में कॉपी में नोट भी करने से चलना है और एटलस में संबंधित लोकेशन को मार्क करते हुए फिर हमें आगे बढ़ना है। इस पूरे बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पहले हम देशों की अगर बात करें तो ऐसे देशों को देख लेते हैं जिनका तट जो सागर के साथ छूता है, या हम कह सकते हैं कि जो स्थल रुद्ध देश नहीं है, उनकी बात कर लेते हैं। तो ऐसा देशों को देखते हैं जिनका क्या है, जिनका तट जो है सागर तक विस्तारित है। तो सागर तक विस्तारित देशों की अगर बात करें तो देख सकते हैं, सबसे पहले वेनेजुएला से चलते हैं। तो वेनेजुएला के बाद है गुआना के बाद है सुरीनाम के बाद है फ्रेंच गुआना। तो आप देखिए, वेनेजुएला, गुआना, सुरीनाम, फ्रेंच गुआना के बाद फिर आपको मिलेगा ब्राजील, ये ब्राजील है। ब्राजील के बाद मिलेगा उरुग्वे, ठीक। उरुग्वे के बाद मिलेगा अर्जेंटीना के बाद है चिली के बाद है पेरू के बाद है इक्वाडोर के बाद है कोलंबिया। ये ऐसे देश हैं जिन देशों की सीमा का विस्तार कहां तक है, तो हम कह सकते हैं महासागरीय क्षेत्र तक इनका विस्तार है। इसके बाद देखिए, एक देश है बोलीविया और एक देश है पराग्वे। दोनों देशों की सीमाओं को आप ध्यान से देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि ये दोनों ही देश ऐसे देश हैं जिनका विस्तार कहां तक, महासागरीय सीमा तक नहीं है। तो हम कह सकते हैं बोलीविया और पराग्वे दो स्थल रुद्ध देश हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की अगर बात की जाए तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप विश्व का क्षेत्रफल के आधार पर चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो हम कह सकते हैं क्या है ये, पहला की पॉइंट अगर लिखना चाहे तो क्षेत्रफल के आधार पर चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। और इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में दो देशों की अगर बात करें, कौन कौन से देश, एक देश है बोलीविया और बोलीविया के साथ कौन सा, तो पराग्वे। बोलीविया और पराग्वे ये दोनों स्थल रुद्ध देश हैं, लैंड लॉक कंट्रियां हैं, स्थल रुद्ध देश के उदाहरण हैं, लैंड लॉक कंट्री हैं। जो दक्षिण नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट हमने पढ़ा था, तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ऐसा कोई भी देश नहीं था जो कि लैंड लॉक हो, पूरी तरह से लैंड लॉक कंट्री हो। ऐसा कोई भी हमें देश वहां पर नहीं मिला था जो पूरी तरह से स्थल रुद्ध अवस्था में हो, अगर हम मुख्य भूमि की बात करें तो। जबकि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जब मुख्य भूमि में हम आते हैं तो मुख्य भूमि में हमें दो देश ऐसे दिखाई देते हैं, बोलीविया और पराग्वे, जो कि स्थल रुद्ध देश के रूप में है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो ज्यादातर विस्तार इसका उत्तर में कैसा है, तो हम कह सकते हैं उत्तर में चौड़ा है, और दक्षिण वाले क्षेत्र में जैसे हम जाते हैं तो इसका पूरा पश्चिम विस्तार कम होता जाता है, सकरा है, प्रायद्वीपीय आकृति का हो जाता है, प्रायद्वीपीय नुमा आकृति का दिखाई देता है। तो दक्षिणी भाग जो है प्रायद्वीपीय आकार का है। उत्तरी भाग की पूरब पश्चिम चौड़ाई जो है, हम कह सकते हैं कि उत्तरी भाग की पूरब पश्चिम चौड़ाई अधिक है, ठीक है। विषुवत रेखा जो है तो
इस देश के इस महाद्वीप के 3 देश हैं जहां से होकर के गुजरती है। इक्वाडोर, इक्वाडोर, इक्वाडोर के बाद है कोलंबिया, देखिए आप, और कोलंबिया के बाद कह सकते हैं ब्राजील, ऐसा देश है। तो हम क्या कह सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट अगर लिखना चाहें तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं कि विषुवत रेखा, विषुवत रेखा की अगर बात करें तो विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 3 देशों से, कौन कौन से, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से होकर के गुजरती है। अधिकांशतः अगर बात की जाए तो अधिकांशतः दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का अधिकांश क्षेत्रों का विस्तार विषुवत रेखा के दक्षिण में है। तो हम कह सकते हैं कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का अधिकांशतः दक्षिणी गोलार्ध में विस्तार है, क्योंकि विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित जो संपूर्ण भूभाग है उसे हम दक्षिणी गोलार्ध मानते हैं। तो विषुवत रेखा के दक्षिण में इसके अधिकांश क्षेत्रों का विस्तार होने के कारण हम कह सकते हैं कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिसके अधिकांशतः क्षेत्रों का विस्तार कहां पर है, दक्षिणी गोलार्ध में है। तो अधिकांशतः क्षेत्रों का विस्तार कहां पर है, नेक्स्ट की पॉइंट अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अधिकांशतः, अधिकांश भूभाग का विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में है, अधिकांश भूभाग दक्षिणी गोलार्ध में विस्तारित है। अब अगर मकर रेखा की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, मकर रेखा जरा कहां से गुजर रही है। तो मकर रेखा की बात करें तो 4 देश आते हैं, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। यह है मकर रेखा, यह है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यह है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा। तो अगर मकर रेखा की बात की जाए तो मकर रेखा इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के 4 ऐसे देश हैं जहां से होकर के मकर रेखा गुजरती है। ये ध्यान रखिएगा, पीसीएस में इन सबसे सवाल पूछे जाते हैं, 3 बातों को ध्यान रखना है। कौन कौन से देश हैं जहां से मकर रेखा गुजरती है, तो मकर रेखा यहां से गुजरती है, मैं इधर लिख दे रहा हूं। सबसे पहले की हम बात करें तो एक देश है चिली। देखिए जरा आप अपने एटलस में ध्यान रखिएगा, अपने एटलस में देखिए, यह चिली का क्षेत्र है जहां से मकर रेखा गुजरती है। चिली के बाद दूसरा देश की बात की जाए तो दूसरा देश है अर्जेंटीना। तो चिली, चिली के बाद है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद है क्या, चिली, चिली के बाद है क्या, अर्जेंटीना। ठीक है, चिली है, अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना के बाद है पराग्वे और ब्राजील। ठीक है, तो देखिए चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां से होकर के मकर रेखा गुजरती है। अपने एटलस में चिली देश में जाइए, जाइए चिली देश में और देखिए चिली में मकर रेखा के समीप एंटोफगास्टा शहर अवस्थित है। यहां पर दिखाई नहीं दे रहा स्पष्ट रूप से क्योंकि इसमें कुछ समस्या है, आप अपने एटलस में ध्यान से देखिएगा। चिली में एक शहर है एंटोफगास्टा जो कि कहां पर है, मकर रेखा के समीप है। और कहां, किस देश का शहर है, एंटोफगास्टा जो कि चिली का शहर है, ध्यान से देखिएगा एंटोफगास्टा। ब्राजील में इसी प्रकार से एक शहर है साओ पोलो। देखिए जरा ब्राजील में जाइए और इस मकर रेखा को पकड़ के जाइए ब्राजील में, तो देखेंगे आप यहां पर
साओ पोलो है, इस स्थान पर है। यहां पर अभी एटलस में दिखाई नहीं दे रहा, अपने एटलस में आप लोग देखिएगा। तो ब्राजील का शहर है और इसका नाम है क्या, साओ पोलो। आगे बढ़ रहा साओ पोलो और सैंटोस, कॉफी की ट्रेन चलती है वहां पे, तो साओ पोलो है। तो दो देश हैं, दो शहर हैं, एक है एंटोफगास्टा और एक है साओ पोलो। इन दोनों को अपने एटलस में आप मार्क करिएगा अच्छे से। एटलस में किसको किसको मकर रेखा पर अवस्थित है, पहला है एंटोफगास्टा जो कि चिली का शहर है, और दूसरा है साओ पोलो जो कि कहां पर है, यह है साओ पोलो जो कि है कहां पर, तो आप कह सकते हैं कि साओ पोलो है ब्राजील का शहर है। ठीक है चलिए, अब अगर बात की जाए कोलंबिया की, तो कोलंबिया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमा प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों को छूती है। अच्छे से देखिए एटलस, बहुत ध्यान से, कंफ्यूजन हो जाता है, यहां भी लोग गलत कर देते हैं। तो ध्यानपूर्वक एटलस को देखिए कि यहां ऐसा कौन सा देश है जिसकी सीमा प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों को ही छूती है। तो आपको नजर आएगा कोलंबिया देश। देखिए ये कोलंबिया देश है और ये है इसकी राजनीतिक सीमा की अगर बात करें तो ये क्षेत्र है जो कि प्रशांत महासागर को टच कर रहा है, प्रशांत महासागर को छूता है। और इसी देश का की ये जो सीमा है, ये सीमा आपकी कैरिबियन सागर में है जो कि अटलांटिक महासागर का भाग है। तो हम कह सकते हैं कोलंबिया की अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए, नेक्स्ट पॉइंट आप बना के लिखिएगा, कोलंबिया। क्या बात की जाए, ये साउथ अमेरिका महाद्वीप का एकमात्र देश है जिसकी सीमा प्रशांत महासागर व अटलांटिक महासागर से लगती है। तो कोलंबिया जो है ये साउथ अमेरिका महाद्वीप का एकमात्र देश है, साउथ अमेरिका महाद्वीप का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी राजनैतिक सीमा प्रशांत महासागर से और अटलांटिक महासागर से दोनों के साथ लग रही है। आप देख सकते हैं प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से लग रही है। साउथ अमेरिका का क्या हुई, कोई और भी देश है जिसकी सीमा दो महासागरों के साथ लग रही हो? देखिए जरा ध्यान से एटलस को देखिए, तो दो सागरों से छूती है चिली की सीमा। चिली एक ऐसा देश है जिसकी सीमा पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर और सदर्न ओशियन दक्षिणी सागर से छूती है। तो चिली की जो सीमा है, चिली की सीमा किसको किसको छूती है, प्रशांत महासागर, एक तो प्रशांत महासागर और दूसरा ये है क्या है, दक्षिणी, ये दक्षिणी सागर ये नहीं है, ध्यान रखिएगा, मैं इसको हटा दूं, पता चले आप लोग गलत समझ बैठे। ये है इधर अटलांटिक ओशियन, इधर है सदर्न ओशियन। तो प्रशांत महासागर चिली की जो सीमा है, चिली की सीमा आपकी किसे किसे छूती है, चिली की बात की जाए तो चिली की सीमा प्रशांत महासागर और दक्षिणी सागर को छूती है, ना कि अटलांटिक ओशियन को। ध्यान रखना है इस विशेष बात को। अब अगर आपसे यह पूछा जाए कि दक्षिण अमेरिका का क्या कोई ऐसा देश है
जिसका पूर्ण रूप से विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में हो। दक्षिणी गोलार्ध में तो अधिकांशतः भूमि दक्षिणी गोलार्ध में विस्तारित है, लेकिन क्या कोई ऐसा भी देश है जो पूरी तरह से क्या हो, पूरी तरह से क्या हो कि दक्षिणी गोलार्ध में तो है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में भी मकर रेखा के दक्षिण में जिसका विस्तार हो। दक्षिणी गोलार्ध में जिस देश का पूर्ण रूप से मकर रेखा के दक्षिण की ओर विस्तारित हो। तो आप देखिए कि यहां पर एक देश बचता है हमारा, और इस देश का नाम है क्या, उरुग्वे। तो यह है उरुग्वे। आप उरुग्वे को देखिएगा। उरुग्वे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एकमात्र ऐसा देश है। दक्षिणी गोलार्ध में तो बोलीविया भी है, पराग्वे भी है ना, पेरू भी है, लेकिन अगर बात की जाए उरुग्वे की, तो उरुग्वे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एकमात्र ऐसा देश है जिसका पूर्ण रूप से विस्तार मकर रेखा के दक्षिण में है। तो हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में कि उरुग्वे ऐसा देश है जिसका पूर्णतः मकर रेखा के दक्षिण में विस्तार है। पूर्णतः मकर रेखा के दक्षिण में विस्तार है। देखिए ये मकर रेखा गुजरती है, चिली इसके उत्तर और दक्षिण में भी है। अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना का भी कुछ क्षेत्र है इसके उत्तर में, पराग्वे भी है, ब्राजील तो है ही, लेकिन उरुग्वे ऐसा है जो पूर्णतः मकर रेखा के दक्षिण की ओर विस्तारित है। ठीक है, तो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में बात हुई। अब दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के सदन क्षेत्रों में पहुंचिए। सदन क्षेत्र में पहुंचिए तो इस स्थान पर आपको एक जल संधि देखने को मिलेगी। यहां पर देखिए जल्दी से, इस स्थान पर इसे कहते हैं मैगलन स्ट्रेट या मैगलन जल संधि। ये है स्ट्रेट ऑफ मैगलन, स्ट्रेट ऑफ मैगलन। देखिए जरा, यहां पर एक द्वीपीय क्षेत्र है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का मुख्य भूमि है, और इसके बाद यह क्षेत्र है द्वीपीय क्षेत्र। इसे कहते हैं क्या, टिएरा डेल फ्यूगो। तो इसका नाम है क्या, टिएरा डेल फ्यूगो। तो इस क्षेत्र के बारे में देखिएगा, इसका नाम लिखा होगा टिएरा डेल फ्यूगो नाम है। एटलस में मार्क करिए मैगलन स्ट्रेट को। अब थोड़ा सा बातचीत करते हैं हम लोग। मैगलन जल संधि एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट जल संधि है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका नाम ध्यान रखना है। क्या नाम है, मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि। आप लोग ये जानते हैं कि जल संधियां ऐसा जलीय भाग होती हैं, सकरा जलीय भाग होती हैं, जो बड़े दो जलीय भागों को आपस में जोड़ रही होती हैं और दो स्थलीय भूमियों को एक दूसरे से अलग कर रही होती हैं। तो मैगलन जल संधि भी ऐसा ही एक काम कर रही है। ये क्या कर रही है, तो मैगलन जल संधि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की मुख्य भूमि को, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की मुख्य भूमि को टिएरा डेल फ्यूगो से अलग करती है, टिएरा डेल फ्यूगो से अलग करती है। ठीक, और क्या करती है, तो मैगलन जल संधि के बारे में एक चीज और देखिए आप लोग जरा। यहां पर मैगलन जल संधि में क्या देखना है आपको कि मैगलन स्ट्रेट जो है, एक तो ये अटलांटिक को प्रशांत से जोड़ रही है, तो क्या है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की मुख्य भूमि को इस टिएरा डेल फ्यूगो से अलग कर रही है, और क्या कर रही है, तो प्रशांत महासागर को
अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम कर रही है। तो यहां से प्रशांत महासागर से होकर के अटलांटिक महासागर हम जा सकते हैं। इस स्थान पर चिली में एक शहर है, यह लिखा हुआ है पुंता अरीनास। अपने एटलस में ध्यान से जाकर के देखिए, इस जल संधि के समीप चिली में एक शहर अवस्थित है पुंता अरीनास। तो इस जल संधि के समीप में, मैगलन जल संधि के समीप चिली का शहर है। किसका शहर है? तो चिली का एक शहर है, इसका नाम है क्या? पुंता अरीनास। एटलस में देखिए पुंता अरीनास के बारे में। पुंता अरीनास, पुंता अरीनास कैसा शहर है? तो ध्यान रखना, पुंता अरीनास विश्व का सुदूर दक्षिण में अवस्थित बंदरगाह शहर है। दक्षिणतम बंदरगाह शहर है पुंता अरीनास। उसके बाद दक्षिण की तरफ कोई भी शहर नहीं है। तो पुंता अरीनास के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यह विश्व का सुदूर दक्षिण में स्थित बंदरगाह शहर है। पुंता अरीनास चिली का है और चिली का शहर है और सुदूर, विश्व का सुदूर दक्षिण में अवस्थित बंदरगाह शहर है। अच्छा, अब आइए टेरा डिल फ्यूगो में चलते हैं। तो टेरा डिल फ्यूगो में एक लोकेशन देखिए, उसुइया। टेरा डिल फ्यूगो यहां पर नहीं है, नहीं दिया है, लेकिन इस स्थान पर है, यहां मार्क करिएगा आप। इस स्थान पर उसुइया नाम है, ठीक है। तो उसुइया जो है विश्व का दक्षिणतम आवास स्थल है, या हम कह सकते हैं आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं यहां पर। तो विश्व का दक्षिणतम आवास स्थल या वास स्थान इसे हम कह सकते हैं, है जहां पर आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। क्या नाम है इसका? इसका नाम है उसुइया। तो ये है कहां पर? तो ये है टेरा डेल फ्यूगो में है। टेरा डेल फ्यूगो में है। क्या नाम है? नाम है उसुइया। विश्व का दक्षिणतम वास क्षेत्र, या हम कह सकते हैं दक्षिणतम आदिवासी क्षेत्र है। तो विश्व का दक्षिणतम आदिवासी क्षेत्र है उसुइया। और इसी स्थान पर आप देखेंगे केप हॉर्न होगा। देखिए जरा, केप हॉर्न दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु है केप हॉर्न। ये आप देख सकते हैं केप हॉर्न, ये है, ये है आपका केप हॉर्न। केप हॉर्न कैसा क्षेत्र है? तो केप हॉर्न है विश्व दक्षिण अमेरिका का दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु केप हॉर्न। तो क्या क्या बातें यहां पर ध्यान रखनी है हमें? यहां पर हमें ध्यान रखना है मैगलन स्ट्रेट के बारे में, मैगलन जल संधि के बारे में ध्यान रखना है। मैगलन जल संधि क्या काम कर रही है? तो मैगलन जल संधि कैसी जल संधि है? आप देखिए, ये है मैगलन स्ट्रेट और मैगलन स्ट्रेट ऑफ मैगलन। मैगलन स्ट्रेट दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की इस मुख्य भूमि को टेरा डिल फ्यूगो से अलग करने का काम कर रही है। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ रही है। इससे होकर के अटलांटिक से प्रशांत जाया जा सकता है, ठीक है। फिर यहां पर क्या ध्यान रखना है? तो चिली पर, इस जल संधि के समीप चिली पर एक शहर है, उसका नाम है पुंता अरीनास, जो कि विश्व का दक्षिणतम बंदरगाह शहर है। और टेरा डेल फ्यूगो में एक है क्या? उसुइया जगह है, जो कि विश्व का दक्षिणतम आदिवासी वास स्थान है। तो आदिवासी वास स्थान, या हम कह सकते हैं आदिवासी निवास स्थान है, ठीक है। यह बात है।
और अंत में क्या ध्यान रखना है, उसुइया तो हो ही गया, ये और केप हॉर्न के बारे में ध्यान रखना है, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु केप हॉर्न है। ठीक है। अच्छा, अब एक यहां पे कुछ आइलैंड इतने ज्यादा नहीं है जितने नॉर्थ अमेरिका में हमने पढ़े थे, यहां बहुत लिमिटेड पढ़ने हैं। तो यहां पर एक आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस आइलैंड का नाम है गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस द्वीप समूह, आप लोगों ने नाम सुना होगा, करंट में चर्चा में भी था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है गैलापागोस द्वीप समूह। चलिए बात करते हैं कहां पर है। एटलस उठाइए और खोजना प्रारंभ करिए। यह है आपका गैलापागोस आइलैंड। क्या नाम है इसका? गैलापागोस आइलैंड या गैलापागोस द्वीप समूह। चलिए इसकी बात करते हैं कुछ। गैलापागोस आइलैंड की बात करते हैं, गैलापागोस द्वीप की बात करते हैं। पहली बात तो ये गैलापागोस द्वीप समूह कहां पर है? तो ये गैलापागोस द्वीप समूह स्थित है प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आप देखिए जरा, इस गैलापागोस द्वीप के समूह से होकर के यहां से विषुवत रेखा गुजर रही है। तो गैलापागोस द्वीप समूह के से विषुवत रेखा गुजरती है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है जो हमें ध्यान रखनी है कि यहां से क्या है, तो इस स्थान से विषुवत रेखा गुजरती है, इस स्थान से गैलापागोस द्वीप समूह से। इस क्षेत्र पर इक्वाडोर का राजनैतिक अधिकार है। तो यह भी ध्यान रखना है कि गैलापागोस द्वीप समूह पर क्या है, तो इक्वाडोर के अधिकार क्षेत्र में है, इक्वाडोर के अधिकार क्षेत्र में है। इक्वाडोर ने 1935 में यहां पर वन्यजीव अभयारण्य का निर्माण किया था, जिसे बाद में 1959 में जाकर के अब नेशनल पार्क के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इस स्थान पर पहले क्या बनाया गया था, यहां पर वन्यजीव अभयारण्य बनाया था, वन्यजीव अभयारण्य, और अब इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में बदल दिया गया है, यानी राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया है। इन्वायरमेंट की क्लास में मैंने इसको अच्छे से पढ़ाया हुआ है, राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, वन्यजीव अभयारण्य क्या होते हैं, इन सारी बातों को वहां पर बताया गया है। ठीक है। तो गैलापागोस द्वीप में अब क्या कर दिया गया है, राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है इस गैलापागोस द्वीप की, तो क्या है, 1978 में यूनेस्को का पहला विश्व धरोहर स्थल इसी गैलापागोस द्वीप समूह को बनाया गया था। तो ये गैलापागोस द्वीप समूह को क्या किया गया था, 1978 में विश्व का पहला क्या किया गया था, यूनेस्को का पहला विश्व धरोहर स्थल बनाया गया था। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है और इसे आप ध्यान रखिएगा। तो 1978 में क्या हुआ, अच्छा, यूनेस्को का पहला विश्व धरोहर स्थल इसे बनाया गया था, यूनेस्को का पहला विश्व धरोहर स्थल बनाया गया था। डार्विन का नाम सुना होगा आपने, वही है जिन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। तो 1835 में डार्विन ने इसी स्थान पर अध्ययन किया था और अपने विकासवाद के सिद्धांत को दिया था। तो इसी स्थान पर क्या हुआ था, डार्विन टीला भी है जिसका क्षरण हो गया है, करंट में आया हुआ था। तो यहां पर डार्विन ने क्या किया था, डार्विन ने अध्ययन किया था। तो इस स्थान पर डार्विन ने अध्ययन किया था और डार्विन ने अध्ययन करने के पश्चात विकासवाद के सिद्धांत को दिया था। इसी गैलापागोस आइलैंड पे डार्विन ने अध्ययन किया था।
तो इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या हैं? गैलापागोस द्वीप की प्रशांत महासागर में है, विषुवत रेखा होके यहां से गुजरती है, इक्वाडोर के राजनैतिक अधिकार क्षेत्र में है, पहले वन्यजीव अभयारण्य बनाया गया, राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। ठीक है, डार्विन ने अध्ययन किया, डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत दिया, इसी स्थान पर डार्विन ने रह करके अध्ययन किया था। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो 1978 में क्या किया गया इस स्थान पर? तो हम कह सकते हैं कि यूनेस्को का पहला विश्व धरोहर स्थल इसे घोषित किया गया था। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है डिस्कशन का हमारे, उस पर आते हैं। तो आप देखिए जरा फॉकलैंड द्वीप समूह के बारे में, देखिए आराम से देखिएगा। फॉकलैंड द्वीप समूह इस स्थान पर है, यहां पे तो दिखाई नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आएगा आपको, और इसमें है नहीं, कोई बात नहीं है। अपने एटलस में देखिए फॉकलैंड द्वीप समूह के बारे में, इस यहां पे क्या देखना है आपको? फॉकलैंड आइलैंड के बारे में। अटलांटिक महासागर पर है। फॉकलैंड द्वीप समूह की बात करें, कहां पर है ये? तो यह है अटलांटिक ओशियन, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। तो फॉकलैंड द्वीप समूह कहां पर है? तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। इंपॉर्टेंट क्यों है? यूके के राजनीतिक अधिकार क्षेत्र में है ये। तो देखिएगा यहां पर यूनाइटेड किंगडम यूके के राजनीतिक अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन इसको लेकर के वर्तमान में क्या है? तो यूके और अर्जेंटीना के मध्य विवाद चल रहा है। तो यहां पर यूके और अर्जेंटीना के मध्य विवादित क्षेत्र है, वर्तमान समय में यूके के राजनीतिक अधिकार में है। मैं यहां लिख दूं, जगह नहीं है मेरे पास, मैं इसको यहां लिख देता हूं। क्या है ये बात? यूके के राजनीतिक अधिकार क्षेत्र में, ठीक है, अर्जेंटीना, यूके व अर्जेंटीना के मध्य विवाद। तो यूके और अर्जेंटीना के मध्य विवाद चल रहा है। वर्तमान में इस पर यूनाइटेड किंगडम ने क्या कर रखा है? तो वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम ने इस पर अपना अधिकार बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का। एक जनरल सा इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, एक सामान्य सा परिचय देख लिया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। अब हम लोग दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। तो हेडिंग लगाइएगा, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण। 4 भागों में वर्गीकरण किया जाता है भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर। सबसे पहला तो पश्चिमी तटीय पट्टी या पश्चिमी तटीय क्षेत्र हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, इसे पश्चिमी तटीय मैदान भी कहा जाता है। तो पहला जो क्षेत्र है, सबसे पहला क्षेत्र क्या है? तो ये है पश्चिमी तटीय पट्टी अथवा पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय पट्टी अथवा पश्चिमी तटीय मैदान। मेरी राइटिंग बोलता जा रहा हूं, उस पर ज्यादा फोकस किया करिएगा थोड़ा सा।
राइटिंग से दोस्ती कर लीजिए, है ना। पश्चिमी तटीय पट्टी या पश्चिमी तटीय मैदान। दूसरा जो क्षेत्र है इसे का नाम है पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र। तो पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र दूसरा है। तीसरा क्षेत्र है मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र। तो मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र। और सबसे अंतिम में है पूर्वी उच्च भूमियां। तो पूर्वी उच्च भूमि, ठीक है। चलिए, इस प्रकार से वर्गीकरण हमने किया है। अब सबको थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगर इस क्षेत्र की बात करें तो ये है पहला क्षेत्र जिसे हम कहते हैं पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र के पश्चिम की बात करें किया जाए अगर, तो ये पहला क्षेत्र है जिसे हम कह सकते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। तो ये है हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है अथवा पश्चिमी तटीय पट्टी का क्षेत्र है। ये जो पश्चिमी तटीय पट्टी है, ये पश्चिमी तटीय पट्टी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर से दक्षिण तक, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण तक तट रेखा के साथ साथ विस्तारित है, यह तट रेखा के साथ संलग्न रूप से विस्तारित है। तो यह पूरा जो क्षेत्र विस्तारित है यह पश्चिमी तटीय पट्टी का क्षेत्र है, एक प्रकार का मैदानी क्षेत्र है, इसे पश्चिमी तटीय पट्टी का क्षेत्र कहते हैं। इस पश्चिमी तटीय पट्टी के क्षेत्र में आप देखेंगे इस स्थान पर एक मरुस्थल का विस्तार हुआ है जिसे कहा जाता है अटाकामा का मरुस्थल। तो पश्चिमी तटीय पट्टी के क्षेत्र में अटाकामा के मरुस्थल का विस्तार हुआ है। तो यहां पर क्या विस्तारित है, तो इस स्थान पर यह जो क्षेत्र है इस क्षेत्र पर अटाकामा का मरुस्थल विस्तारित है। अटाकामा का मरुस्थल विस्तारित है पश्चिमी तटीय पट्टी में, ठीक है। पश्चिमी तटीय पट्टी से जब हम पूरब की ओर जाते हैं तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर से दक्षिण तक पर्वत श्रृंखला का विस्तार हुआ है जिसे हम कहते हैं पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र। और इस पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र में यह क्या है, तो यह है पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र। और इस पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र में जिस पर्वत श्रृंखला का विस्तार है इस पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है एंडीज पर्वत। तो ये है एंडीज पर्वत, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। देखिए एक सतत श्रृंखला के रूप में विस्तारित है, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक एंडीज पर्वत का विस्तार हुआ है। अच्छा,
जब हम पूरब की ओर बढ़ना शुरू करते हैं एंडीज पर्वत को पार करके, तो इस स्थान पर हमें एक नदी बेसिन दिखाई देती है और इस नदी बेसिन का नाम है क्या? इसका नाम है अमेजन नदी बेसिन का क्षेत्र है। तो ये है अमेजन नदी बेसिन का क्षेत्र है, अमेजन नदी बेसिन का क्षेत्र है। इस स्थान पर पंपास है, पंपास का क्षेत्र आगे बताऊंगा क्या है पंपास। इस स्थान पर ग्रैंड चैको का क्षेत्र है, यहां अंतरा पर्वतीय पठार के रूप में और पर्वतपदीय पठार के रूप में बोलीविया का पठार विस्तारित है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये अर्जेंटीना का क्षेत्र है, यहां पर पंपास है, ग्रैंड चैको का रीजन है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जिसे हम क्या कह रहे हैं, पंपास, दूसरा क्षेत्र इसे हम कह रहे हैं ग्रैंड चैको, आगे बताऊंगा ये सब। ठीक है, ग्रैंड चैको और साथ साथ अमेजन नदी बेसिन का मैदानी क्षेत्र, इसे सम्मिलित रूप से कहा जाता है क्या? तो इसे सम्मिलित रूप से कहते हैं मध्यवर्ती मैदान। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है? ये पूरा क्षेत्र सम्मिलित रूप से कहलाता है मध्यवर्ती मैदान। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, अलग अलग प्रकार की यहां पर आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं। कहीं पर गेहूं की पट्टी स्थित है, तो कहीं घास भूमियां हैं, कहीं गेहूं का अर्धचंद्राकार क्षेत्र है, घास भूमि का क्षेत्र है, कहीं पर पशुपालन का कार्य किया जाता है। तो देखेंगे इन सब के बारे में चर्चा करेंगे, इंपॉर्टेंट बातें हैं, प्रश्न पूछता है। कहीं समशीतोष्ण घास भूमियां पाई जाती हैं, है ना। अमेजन बेसिन के साथ साथ एक और नदी बेसिन है यहां पर, बड़ी ही महत्वपूर्ण है, इसका नाम है ओरिनिको नदी बेसिन। इस स्थान से निकलती है और यहां पर जाती है, और इस नदी का नाम है क्या? इसका नाम है ओरिनिको नदी। तो ये ओरिनिको नदी बेसिन का क्षेत्र है, ओरिनिको नदी बेसिन का क्षेत्र है। मध्यवर्ती जो ये पट्टी है, इस मध्यवर्ती पट्टी के बाद अगर हम बात करें, मध्यवर्ती जो मैदानी क्षेत्र है, मध्यवर्ती जो मैदानी क्षेत्र है, इस मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र से जब हम पूरब की ओर जाते हैं और पूरब की ओर बढ़ते हैं, तो हमें दो चीजें देखने को मिलेंगी। एक तो हमें मिलेगा उच्च भूमि का क्षेत्र, गुआना उच्च भूमि और ब्राजीलियन उच्च भूमि, हाईलैंड एरिया है, जिसे कहा जाता है क्या? पूर्वी उच्च भूमि। पूर्वी उच्च भूमि, ये गुआना उच्च भूमि और इस पूर्वी उच्च भूमि के अंतर्गत दो क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं जिनके बारे में पढ़ना है। एक क्षेत्र का नाम है क्या? गुआना उच्च भूमि, और दूसरा क्षेत्र है, इसका नाम है ब्राजील उच्च भूमि। ठीक है, तो कुछ इस तरह से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का हम क्या कर सकते हैं? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर चार क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग बांट देते हैं। पश्चिमी का क्षेत्र, पश्चिम का क्षेत्र है जिसे हम पश्चिमी तटीय पट्टी कहते हैं। दूसरा क्षेत्र है पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र और पूर्वी उच्च भूमियों का क्षेत्र। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास में आएंगे तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाया जाएगा, और कल मिलते हैं। थैंक यू।